हेलो बच्चों, फिर एक बार आप सबका जी कैम फ्री कैम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 11th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थियरी पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को समझने से पहले थोड़ा बहुत यही थियरी का बेस जान लेते हैं, ताकि ये थियरी को हम अच्छी तरह समझ सके और हमें रटना ना पड़े। दोस्तों, इससे पहले इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया था, जिसमें से सबसे पहले जो आया था वो था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में ये कहा गया था कि एटम हैविंग ए स्फेरिकल शेप और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है जो होमोजीनियसली एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टिक है, वो अपने आप में स्थायी है। और जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स वाटरमेलन में चिपके हुए हैं, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन आर पेनिट्रेटेड इन ऑन पॉजिटिव चार्ज। ये मॉडल को कहा गया था थॉमसन मॉडल। ये मॉडल आगे जाके फेल हुआ, और इनको फेल करने वाले थॉमसन के स्टूडेंट रुथरफोर्ड थे। रुथरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से ये जाना कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहता है एटम के, और इलेक्ट्रॉन उसकी पेरिफेरी में यानी कि सर्कुलर पार्ट में रहता है, और पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो स्पेस है वो खाली रहती है। दोस्तों, ये रुथरफोर्ड का मॉडल है, वो हाइड्रोजन एटम के लिए बताया गया था, और कहा गया था कि ये रुथरफोर्ड मॉडल भी लंबे अरसे तक नहीं चल पाया, क्योंकि रुथरफोर्ड मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन का मात्र एक ही एनर्जी लेवल बताया गया था। उसके बाद बोहर आया। बोहर ने सबसे बढ़िया काम ये किया था कि रुथरफोर्ड का न्यूक्लियस सेंटर में है वो तो एक्सेप्ट किया, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है ये भी एक्सेप्ट किया, लेकिन बोहर ने इलेक्ट्रॉन जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी लेवल है उसको भी समझाया, यानी कि ये 1 एनर्जी लेवल है, ये 2 एनर्जी लेवल है, ऐसे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल तक उन्होंने समझाया। हालांकि बोहर भी हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम की जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट नहीं समझा पाया था, तो ये बोहर का मॉडल भी यहां पर फेल हुआ। तो कुल मिलाकर ये तीनों मॉडल के बाद भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन एटम के अंदर कहां पर है वो कोई नहीं समझा पाया। उसके बाद जब न्यूटन का मोशन लॉ उसके ऊपर अप्लाई किया गया, तब पता चला कि वो लॉ भी इसमें फेल हो रहा है। न्यूटन का मोशन लॉ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का अरेंजमेंट समझाने में इसलिए फेल हुआ क्योंकि न्यूटन ने सिर्फ वेव नेचर ही काम किया था, वो सिर्फ वेव नेचर के ऊपर ही काम किया था, उसने कभी भी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि यहां पर जब उसके बाद प्लैंक्स, जिसका कांस्टेंट H हम जानते हैं, और दूसरा साइंटिस्ट था हाइजेनबर्ग, जिसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमने पढ़ लिया है, और तीसरा साइंटिस्ट था डिब्रोगली, जिसको डिब्रोय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों की थियोरी के बाद ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन का वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होता है। ये दोनों नेचर जब साबित हुआ, तब यही बेस बनाकर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था इरविन स्क्रॉडिंजर, जिसने ये क्वांटम नंबर हमें दिया। इरविन स्क्रॉडिंजर ने एक इक्वेशन बनाया जिसको कहते हैं H psi इज इक्वल टू E psi। ये H psi में जो H है, जिसको कहते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर, हैमिल्टन ऑपरेटर्स को साई के ऊपर ऑपरेट करके जो सॉल्यूशन मिलता है वो होता है E यानी कि एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, ये साई क्या है वो हम जान लेते हैं। साई इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और अच्छी तरह से अगर हम कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक बार मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहां मिला, दूसरी बार यहां मिला, ऐसे मैंने 10,000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, तो 10,000 टाइम्स मुझे ये रीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले और ये रीजन में इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिले। तो जो रीजन में probability of finding electron
सबसे ज्यादा है उसी रीजियन को स्कॉडिंजर ने ऑर्बिटल कहा। ऑर्बिटल यानी कि वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर स्कॉडिंजर ने अपना इक्वेशन को सॉल्यूशन के फॉर्म में बताया कि यही इक्वेशन को अगर हम डिराइव करें, यही इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई फॉर्म करें, तो जो हमें लॉन्ग इक्वेशन मिलता है स्कॉडिंजर का, वो ये है। स्कॉडिंजर का ये इक्वेशन हमें ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। वो वाई एक्सिस पे भी है, एक्स एक्सिस पर भी है और z एक्सिस पर भी है। इसलिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का सेकंड डेरिवेटिव x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे निकाला, और यही इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन आता है वो है हमारा क्वांटम नंबर। यहां पर ये इक्वेशन में जो साई है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अदर वर्ड्स में कहे तो वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। जब हम कोई भी वेव बनाते हैं तो ये वेव में ये जो वेव का हाइट है, ये जो हाइट है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा साई है और ये मेरा साई है। तो दोस्तों यहाँ साई दोनों साइड आया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जो नेगेटिव साई है वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने साई स्क्वायर का वैल्यू बताया। साई हैज नो वैल्यू, ओनली साई स्क्वायर हैविंग सम मीनिंग। इसलिए स्कॉडिंजर ने साई स्क्वायर के फॉर्म में फिर ये क्वांटम नंबर निकाला। ये साई स्क्वायर कोई भी नेगेटिव का अपने आप पॉजिटिव हो जाए, जैसे कि -2 है, लेकिन उसका स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा। इसलिए साई में भी -2 बट साई स्क्वायर इज +4, वो अपने आप में +4 हो जाएगा। अब ये स्कॉडिंजर का जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद जो मुझे अलग अलग नंबर मिलते हैं, वो नंबर ही अपने आप में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, जिसको इलेक्ट्रॉन का फाइनल एड्रेस कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में ये इक्वेशन इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। आपको ये इक्वेशन पूरा रटने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ये आपको समझाने के लिए था। अब हम समझते हैं क्वांटम नंबर क्या है। दोस्तों, क्वांटम नंबर कुल 4 क्वांटम नंबर होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजिमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, उसको n से जाना जाता है। दूसरा है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है, उसको l से डिनोट किया जाता है। और एजिमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी। दूसरा सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है और सेकेंडरी क्वांटम नंबर से भी जाना जाता है। तो आपको जेईई की एग्जाम में इनमें से कोई भी नाम से पूछा जाए तो आपको समझ लेना है वो और कुछ नहीं, क्वांटम नंबर एल है। उसके बाद थर्ड है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर, ये जो स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन कहा जाता है, जिसको ये स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन से जाना जाता है, क्योंकि ये वेव के ऊपर से बना गया इक्वेशन है। अब ये स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन है जिसके द्वारा ये 3 नंबर जाना गया, उसी को ही स्कॉडिंजर के 3 क्वांटम नंबर कहा जाता। इसके अलावा चौथा क्वांटम नंबर है जो ये वेव इक्वेशन से नहीं मिला, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अपनी एक स्पिनिंग मोमेंट है, एक सर्कुलर मोमेंट, सर्कुलर उसका जो स्पिनिंग नेचर है उसके बेस पे जो मिला, जिसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहला हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने जो सबसे पहला पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे आप जानते हैं इसको n से डिनोट किया जाता है। दोस्तों, यहां n की वैल्यू अलग अलग होती है। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, n की वैल्यू 4 भी हो सकती है। इसके अलावा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को
और एक नाम से जाना जाता है जो ये 1 इज नथिंग बट के एल एम एन। सेम वे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो 4 के बाद 5, 6 एन ओ पी के नाम से उसको डिनोट किया जाता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे क्या देता है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे मदद करता है अलग अलग एनर्जी लेवल जानने के लिए, इसलिए इनको कहा जाता है शेल। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शेल भी कहा जाता है, राइट। ये एटम के ऊपर सेल है, जैसे कोई फल के ऊपर अलग अलग पत्ते होते हैं, ठीक उसी तरह इनके ऊपर शेल है। अब ये एटम के ऊपर का जो शेल है, जिसको मैं के सेल, एल सेल, एम सेल या एन सेल के नाम से जानूंगा, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुझे क्या पता चला? एक तो मुझे पता चला कि एनर्जी लेवल का, एक तो मुझे पता चला एनर्जी लेवल का, और दूसरा साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, क्योंकि जैसे जैसे ही हम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, अपने आप में ही साइज ऑफ एटम बढ़ती जाती है। उसके बाद दूसरा क्वांटम नंबर है जिसको कहा जाता है एजीमुथाल क्वांटम नंबर। ये एजीमुथाल क्वांटम नंबर के और दो नाम हैं जो हमने इससे पहले डिस्कस किए। ये एजीमुथाल क्वांटम नंबर है, उसको एल से भी जाना जाता है। ये एजीमुथाल क्वांटम नंबर कहूं या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहूं, एल, वो डिपेंड्स करता है एन के ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। नंबर ऑफ एजीमुथाल क्वांटम नंबर क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये एल है, वो बता रहा है सब सेल। जैसे ये सेल है तो सेल के अंडर में होता है सब सेल, तो इनको सब सेल कहा जाता है, इनको सब सेल भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर n का वैल्यू मान लीजिए कि 1 है, n का वैल्यू 1 है, तो मेरा l का वैल्यू क्या हो जाएगा? n माइनस 1, यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये मेरा 0 सब सेल है। अगर n का वैल्यू 2 है तो मेरा l का वैल्यू क्या हो जाएगा? l इज नथिंग बट n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1। सिमिलरली n का वैल्यू 3 है तो n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, तो l का वैल्यू हो गया 2। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4, देन l इज इक्वल टू 3। इन शॉर्ट, जो मेरा एजीमुथाल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होता है। अब दोस्तों, ये सब सेल है, तो सब सेल एक तो नहीं होती, सब सेल की पूरी रेंज होती है। तो रेंज अगर देखा जाए सब सेल की, अगर मैं इसकी रेंज देखूं तो सब सेल की रेंज होती है 0 टू n माइनस 1, यानी कि 0 से लेकर n माइनस 1 के बीच में नंबर ऑफ सब सेल रहता है। जैसे कि l इज इक्वल टू 0 है तो इसका सब सेल होगा ओनली 0, रेंज क्या होगी? ओनली 0। अगर l इज इक्वल टू 1 है तो इसका होगा 0 एंड 1। अगर l इज इक्वल टू 2 होगा तो इसका हो जाएगा 0 1 2। अगर l इज इक्वल टू 3 है तो ये हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। अब ये जो सब सेल है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 1 के अलावा उसको एक अल्फाबेट भी दिया गया था के, ठीक उसी तरह ये एजीमुथाल क्वांटम नंबर को भी एक अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। अगर l इज इक्वल टू 0 है तो उसको हम कहेंगे s, ये है s सब सेल। अगर l इज इक्वल टू 1 है तो इसको हम कहेंगे p सब सेल। अगर l इज इक्वल टू 2 है तो उसको हम कहेंगे d सब सेल, और l इज इक्वल टू 3 है तो उसको हम कहेंगे f सब सेल। अब यहां पर ये मेरा हो गया s, यानी कि मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 यानी कि एनर्जी लेवल 1 है, जो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक का एनर्जी लेवल है 1, जिसमें मेरा एक ही ऑर्बिट आता है s। जब मेरा एनर्जी लेवल 2 हो जाता है तो जिसके अंदर s और p दोनों है, बिकॉज l इज इक्वल टू 0 s है, l इज इक्वल टू 1 p है, तो यहां पर s और p दो सब सेल है, दो सब सेल है। और अगर n का वैल्यू 3 है, यानी कि मेरा एनर्जी लेवल 3 है, तो जिसके अंदर
एस, पी और डी, तीन सब सेल आएंगे। ये तीनों सब सेल क्यों? बिकॉज टू इज एल इज इक्वल टू का मतलब होता है डी। और अगर मेरा फोर्थ एनर्जी लेवल है यानी कि एन एनर्जी लेवल है तो वहां पर मेरे नंबर ऑफ सब सेल हो गए एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 3 जिसको कहा जाता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और 0, 1, 2, 3 इज द रेंज ऑफ सब सेल, और S, P, D, F इज द अल्फाबेटिकल नेम ऑफ द सब सेल। यहां पर S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज और F का मतलब होता है फंडामेंटल। दोस्तों इसके बाद जो थर्ड क्वांटम नंबर है जिसको हम जो थर्ड क्वांटम नंबर है उसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जानते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी जानते हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कैसे जन्म हुआ वो भी जान लेते हैं। जब कोई भी एटम नॉर्मल स्टेट में रहता है तब उसके इलेक्ट्रॉन भी उसके ग्राउंड स्टेट में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ऑन एनर्जी लेवल। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता उस वक्त क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन एटम में अपने आप में ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो करते हैं और ये सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन का खुद का है वो, और हमने एक्सटर्नली जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रिपल्जन क्रिएट होता है, और ये रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन अलग अलग ओरिएंटेशन में अरेंज हो जाते हैं। वो ओरिएंटेशन को समझने के लिए ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जानना जरूरी है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन से हमें मिला वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है शेप, ये इंडिकेट करता है शेप ऑफ सब सेल। इससे पहले जो हमने सब सेल पढ़ा उसका शेप यहां से हमें जानने को मिलता है। जैसे मेरा अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक उसी की तरह मेरा थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी डिपेंड करेगा कि अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये जो अरेंजमेंट होता है वो भी एक रेंज में होता है, जैसे हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर में लिखा। तो इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है एम एल से, एम एल से। कोई कोई बुक में खाली एम से भी कहा गया है। अब यहां पर इसकी फॉर्मूला है 2l + 1, यानी कि l जितने हो गए मल्टीप्लाई बाई 2 + 1। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कैसे रेंज में अरेंज होते हैं। अगर मेरा एनर्जी लेवल n = 1 है तो L का वैल्यू 0 हो गया। जब L का वैल्यू 0 हो गया तो M कितना होगा? 0 + 1, यानी कि ओनली 1, ओनली 1, राइट। तो S ऑर्बिटल है उसको एक ही S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होती है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही हमें ऑर्बिटल तक पहुंचाता है। तो ये हो गया मेरा S का एक ही ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर मेरा L का वैल्यू 1 है तो मेरा 2l × 1 यानी कि 5 कितना हो गए? 5। तो ये 5 को कैसे लिखा जाता है? जैसे L = 1 है तो इनकी रेंज हुई 0 -1 +1। सॉरी बच्चों, यहां L का वैल्यू L = 1 है तो 1 × 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हुआ? -1 0 +1। यहां पर 0 के दोनों साइड माइनस और प्लस को इसलिए लिया गया क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। एटम के न्यूक्लियस को मैंने सेंटर माना है और न्यूक्लियस की दोनों तरफ मैंने x एक्सिस और y एक्सिस प्लस और माइनस में एक्सट्रापोलेट किया हुआ है, ऐसा माना गया है। अब यहां पर ये L = 1 का मतलब होता है p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल में p सब सेल, ये p सब सेल में
3 ऑर्बिटल होता है, इसलिए इनको डिनोट किया जाता है 3 हाउस से, 1, 2 एंड 3। इसको px, py और pz से भी डिनोट किया जाता है। अब p ऑर्बिटल के बाद, p सबसेल के बाद ये हमें L इज इक्वल टू 2 यानी कि D सबसेल मिला। अब D सबसेल की रेंज क्या होगी? D का वैल्यू है 2, तो मैं यहां बीच में 0 रखूंगा, -1 -2 और यहां हो जाएगा +1 +2। तो D में मेरा टोटल 5 हो गया। फिर एक बार देख लेते हैं D का वैल्यू क्या है? L इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, तो मेरे टोटल 5 ऑर्बिटल हुए। ये 5 क्या हुआ? ऑर्बिटल। ये L इज इक्वल टू 2 क्या है? सबसेल। ये D क्या है? सबसेल। लेकिन D सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है। ये 5 ऑर्बिटल को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 5 हाउस से, 5 हाउस से। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। बच्चों इनको dx² - y² dz² dxy dyz के नाम से भी जाना जाता है। उसको डिटेल में शेप ऑफ ऑर्बिटल जब हम पढ़ेंगे तभी देखेंगे। उसके बाद आता है f। अब f में L का वैल्यू कितना है? 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6, 6 + 1 7, तो इनका 7 ऑर्बिटल्स होगा f के अंदर। अब कैसे जानेंगे? तो L इज इक्वल टू जब 3 है तो यहां मैं लिखूंगा 0 -1 -2 -3 और यहां पर लिखूंगा +1 +2 +3। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो F सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल हो गए? F सबसेल के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। F को फंडामेंटल सबसेल कहा जाता है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो शेप ऑफ s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल आपके सिलेबस में है JEE में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अब लास्ट जो क्वांटम नंबर आता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या है बच्चों? तो मेरा इलेक्ट्रॉन, मेरा जो न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है, वो ऐसे तो घूम ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो अपने आप में भी स्पिन कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है। जैसे हमारा अर्थ सन के अराउंड में भी घूम रहा है और अपनी एक्सिस में भी घूम रहा है, ठीक उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी घूम रहा है और अपनी स्पिन पर भी घूम रहा है। तो इनको कहते हैं स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये साइड भी हो सकता है और ये साइड भी हो सकता है। तो एक को अगर मैं किसी एक को क्लॉकवाइज मान लूं और एक को एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा स्पिनिंग क्वांटम नंबर क्या हो जाता है? मेरा जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हो जाता है, जिसको s से डिनोट किया जाता है। तो s की वैल्यू होगी +1/2 एंड s का वैल्यू होगा -1/2। दो ही वैल्यू हो सकती है, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर ये कह रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन है वो अपर साइड में होगा, दूसरा डाउन साइड में होगा। ये बता रहा है +1/2, ये बता रहा है -1/2। तो हमारा दो ही सर्कुलर मोशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का अपनी स्पिन पर, जिसको कहा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर से आपको इतना ही पता चलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कौन सी डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चल सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको जानना है कि मेरे पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो number of electron in a particular energy level is given by the formula 2n square।
ये 2n² में n का वैल्यू आप रख दो तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैंने एनर्जी लेवल 1 लिया है तो n का वैल्यू 1 हो गया, तो वहां पर 1² = 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैंने एनर्जी लेवल 2 लिया हुआ है तो n का वैल्यू 2 हुआ, 2² यानी कि 4, 4 × 2 यानी कि एनर्जी लेवल 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें यह पता चलता है कि उसमें कितने एनर्जी लेवल है और हर एनर्जी लेवल में कितने कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन है। ये जो मेरा एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर है या एंगुलर क्वांटम नंबर है, उसमें इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सब सेल में घूमते हुए बताया है। जब इलेक्ट्रॉन एंगुलर पार्ट में घूमेंगे तो उसका खुद का एक एंगुलर मोमेंटम होगा। तो वो एंगुलर मोमेंटम है, उसको बताया जाता है कि एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां आप एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जान सकते हैं। कैसे? आपको h/2π लेना है। यहां h है प्लैंक कांस्टेंट, पाई को आप जानते हैं, और अंडर स्क्वायर लेना है l ब्रैकेट में l+1। यानी कि अगर आपको कौन सा सब सेल है वो पता है तो आप वो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जान सकते हैं। तो इससे आपको एंगुलर मोमेंटम पता चल सकता है। ठीक उसी तरह अगर आपको स्पिन क्वांटम नंबर है जिसके अंदर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपको जानना है, यहां पर आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम जानना है, तो उसकी फॉर्मूला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट h इंटू √s, और यहां पर ब्रैकेट में आएगा s+1। अब s का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 + 1 यानी कि ये। अब ये s का वैल्यू कैसे मैं जानूंगा? तो s इज नथिंग बट s इज द स्पिन। सो टोटल स्पिन s, ये बच्चों s है, टोटल स्पिन s इज इक्वल टू n इंटू हाफ, n इंटू हाफ। यहां पर s की वैल्यू आपको पॉजिटिव 1/2 ही लेनी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 × 1/2, 3 × 1/2। तो ये वैल्यू 3 × 1/2 यानी कि 3/2 मुझे यहां s की जगह रखना है। वो वैल्यू और h प्लैंक कांस्टेंट की मदद से मुझे मिल जाता है स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट भी जाना जाता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? जब स्पिनिंग अपनी एक्सिस पे ही इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करते हैं उस वक्त जो मैग्नेटिक मोमेंटम क्रिएट होता है उसको कहा जाता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको म्यू एस से डिनोट किया जाता है। और म्यू एस कैसे निकाला जाता है? √n+2, वेर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर आपको पता है तो आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है, उसका यूनिट है bm। bm को कहा जाता है बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अलावा और कोई थियरी पढ़ेंगे। आपने अब तक
ये लेक्चर देखा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।